हमारे लिए वक्त निकाला, आपका आभार न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे चीफ कंटेंट ऑफिसर संतोष मेनन जी को। आज नड्डा जी का जन्मदिन भी है। आज के दिन आपने अपने व्यस्त समय से, व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका आभार। हम समापन सत्र के लिए नड्डा जी से गुजारिश करेंगे कि 2 शब्द कहें हमारे यहां के ऑडियंस के लिए और देश भर के लिए ऑडियंस के लिए। लेकिन उससे पहले एक वीडियो जो पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है वो जरूर देखना चाहेंगे। ये सम्मानित माननीय जेपी नड्डा जी का आज जन्मदिन है। वह दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, देश समाज को उनकी सेवाएं लगातार मिलती रहे, हम सबकी शुभकामनाएं। सम्मानित वरिष्ठ सदस्य माननीय जेपी नड्डा जी का आज जन्मदिन है। वह दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, देश समाज को उनकी सेवाएं लगातार मिलती रहे, हम सबकी शुभकामनाएं। जी, माइक आपके पास। आप यहां से भी संबोधित कर सकते हैं। और नड्डा जी बता रहे हैं हमारे समक्ष बलूनी जी भी हैं, उनका भी जन्मदिन है। बलूनी जी आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस चौपाल के समापन कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो मैं संपादक मंडल जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ इस शाम में कुछ चर्चा करूं, इसका जो मुझे सौभाग्य और मौका दिया उसके लिए मैं संपादकीय मंडल का धन्यवादी हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके साथ जो हमारी पार्टी जिस विचार को लेकर के चली है और राजनीतिक परिवेश में जो आज हमारी पार्टी जिस विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है उसमें कुछ बातों को मैं आपके साथ आत्मसात करूं। वैसे मुझे जानकारी मिली कि चौपाल में आपने स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, संस्कृति, कलाकार सबके साथ चर्चा की और देश की परिस्थितियों के बारे में भी और इन विषयों के बारे में आपने बहुत अच्छी डिस्कशन की। और प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत भी यही है कि वी डिस्कस, वी डेलिब्रेट एंड वी समटाइम्स एग्री टू डिसएग्री। दोनों का समावेश होता रहे तो प्रजातंत्र मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। और चौपाल एक इसी का प्रयास है, इसलिए मैं टीवी नेटवर्क को, नेटवर्क 18 को मैं बधाई देता हूं और हमारी शुभकामनाएं। हम सब लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया, ये चारों स्तंभ और इनका एक बैलेंस ये बड़ा आवश्यक होता है। और सभी एक दूसरे को अपने अपने रास्ते पर चलते हुए भी पूरक होते हैं। वेयर लेजिस्लेटिव लेजिस्लेट्स, executive executes, there is a role for judiciary also to see that within the constitutional framework the legislation takes place or not. और उसके साथ साथ मीडिया उन विषयों को उजागर करती है जो छुपते हुए दिखते हैं, लुप्त होते हुए दिखते हैं और आपको लगता है कि उनको सामने लाना चाहिए। इसलिए रास्ते अपने हैं लेकिन गोल और मंजिल एक ही है। गोल और मंजिल क्या है? वो गोल और मंजिल है कि हम प्रजातंत्र को मजबूत करते हुए देश को आगे बढ़ाएं। और उसका आपने बहुत अच्छा समावेश राइजिंग इंडिया के नाम पर किया है। तो मैं उस राइजिंग इंडिया के गोल को हम सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं अपने अपने तरीके से, वे बहुत ही अच्छी बात है। प्रजातंत्र और पॉलिटिक्स की दृष्टि से हम देखें तो सभी
या लंबे समय तक सरकारों में रहे लोग सभी ने गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा इनकी बातचीत की और इनके बारे में चर्चाएं की। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें और आंकड़ों के साथ साथ परफॉर्मेंस को देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि गरीब मुसीबत में रहा, पिछड़ा आगे नहीं बढ़ पाया और जो सरकारें रही पीछे केंद्र सरकार में लंबे समय तक, उसमें किसान की दृष्टि से भी जो उसके लिए सहयोग करने की आवश्यकता थी वह नहीं रहा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो स्कीम्स में एक बहुत बड़ा पीपल एंड गवर्नमेंट, इसके बीच में बिचौलियों का बहुत बड़ा रोल रहा और बिचौलियों का बोलबाला भी रहा। और बिचौलियों के बोलबाले से स्कीम्स का जो नेट लास्ट माइल डिलीवरी थी दैट वाज ऑलवेज क्वेश्चनेबल। ये हमने देखने को हम सबको मिला। और एक समय प्रधानमंत्री लेट स्वर्गीय राजीव गांधी ने ही कह दिया कि 1 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 तो रह जाता है रास्ते में। और मैं ये भी कह सकता हूं कि एक डिकेड ऐसा आया विच वॉज अ डिकेड ऑफ स्कैंडल्स। 2004 से 2014 तक अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के साथ कुल मिलाकर के घोटाले, स्कैंडल्स और 12 लाख करोड़ रुपए, अब वो आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कोई 10 कहता है, कोई 12 कहता है, लेकिन 12 लाख करोड़ रुपए की बात एक आती है। तो इस तरीके की परिस्थिति हम सब लोगों को देखने को मिली। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आने के बाद देश की स्थिति को अगर हम ध्यान में लेकर के चले तो बहुत सी चर्चाएं होती है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद राजनीति की संस्कृति, उस राजनीतिक संस्कृति को परिवर्तित किया नरेंद्र मोदी जी ने। इस बात को हमको समझना चाहिए। He changed the political culture of the country. And when I say this, I don't say because he's our party's leader, but he's the leader of the nation, and he's the prime minister, and he's internationally acclaimed also. But I say on facts. आप बताइए, आप 2014 के पहले पॉलिटिकल पार्टी का कल्चर देख लीजिए, अन्य पॉलिटिकल पार्टियों का। वोट बैंक, डिविजिव पॉलिटिक्स, नॉन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस नेवर एन इशू, नेवर एन एजेंडा। और अब 2014 के बाद की आप संस्कृति देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी विकास, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, इसकी चर्चाएं करने लगी। हु टॉट देम? इट वॉज नरेंद्र मोदीज पॉलिटिक्स। उसकी संस्कृति ने आज पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर कर दिया है कि वो वोट बैंक के पॉलिटिक्स से करते तो अभी भी वही हैं, लेकिन कम से कम चेहरा बदलने की कोशिश की है और डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। यह पॉलिटिकल कल्चर हमको देखने को मिलता है। दूसरी बात, आप जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे तक चले जाइए। आज प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? एक तरफ आइडियोलॉजिकल बेस्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विद काडर बीजेपी खड़ी है, सामने मुकाबला कौन कर रहा है? ऑल पार्टीज विच रिप्रेजेंट डायनेस्टी एंड फैमिलीज, नेशनल एज वेल एज रीजनल पार्टीज। ये हमारे लिए अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसकी गहराइयों को पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एनालिसिस्ट के रूप में हमको समझने की आवश्यकता है। आप जम्मू कश्मीर उठाइए, आप हरियाणा उठाइए, आप उत्तर प्रदेश उठाइए, आप तेलंगाना उठाइए, आप आंध्र प्रदेश उठाइए, आप तमिलनाडु उठाइए, सब जगह आपको फैमिलीज मिल जाएंगी। अब महाराष्ट्र भी आजकल फैमिलीज की तरफ चल पड़ा। यानी ये जो पॉलिटिकल कल्चर में फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, यह एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है। और उस चैलेंज, और मैं ये कहूंगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में देयर इज ए कॉन्शियस एफर्ट कि हम वंशवाद को से पार्टी को प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं, और उसके लिए हमने कॉन्शियस एफर्ट किया है। अंदर अपनी पार्टी के अंदर भी उन सारी चीजों को आगे ठीक और रेक्टिफाई करने का प्रयास किया है। लेकिन इस बात को हमको समझना चाहिए कि
एक लोकतंत्र के लिए जो चैलेंज हमारे सामने है। और मोदी जी के नेतृत्व में जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के आगे हम लोग बढ़े, तो उस थॉट प्रोसेस को अगर हम देखें तो वो अनफोल्डमेंट कैसे हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप को जो बोले, आजादी से लेकर के 2014 तक कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजिकल यात्रा क्या रही है, उसको हमको समझना चाहिए। व्हाट हैज बीन द आइडियोलॉजिकल पाथ विच दे हैव टेकन। आपको ध्यान में आएगा कि इट्स बिट्स एंड पीसेस। जब जो चल गया, जब जो नारा चल गया, उसको चला लिया, लेकिन देश को आगे 20 साल बाद क्या आवश्यकता होगी और हमको किस रास्ते पर जाना है, ये नहीं था। और तभी मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि आई रिप्रेजेंट अ पार्टी विच इज आइडियोलॉजिकल बेस्ड, कार्डर बेस्ड एंड ए नेशनल पार्टी, एंड नो कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजी। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप कहेंगे हमारा रास्ता क्या है? हमारा रास्ता है, अब उस समय हमको 1960s में लोग कहते थे व्हाट इज योर इकोनॉमिक प्रोग्राम, व्हाट इज योर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। हम कहते थे इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ये माइक्रो लेवल्स के बारे में चर्चा करने से पहले हमको अल्टीमेट पाथ तय करना है। और अल्टीमेट पाथ क्या था? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद क्या था? जिसमें पेट, मन, बुद्धि, आत्मा सबका बैलेंस होकर के हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति के साथ खड़ा हो सके, एक हेल्दी सोसाइटी बने, इसकी चिंता करना ये हमारा काम है। उसी का अनफोल्डमेंट क्या हुआ? अंत्योदय। उसी का अनफोल्डमेंट क्या हुआ? मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस बात को लेकर के आगे बढ़े। तो दिस इज एन अनफोल्डमेंट। और उसी में से ये सारे प्रोग्राम, स्कीम्स और ये सब कुछ जो निकला वो उसी में से निकला। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। अगर हम बात करें तो हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। हमारे विरोधी हमेशा वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और वोट बैंक पॉलिटिक्स उनके जहन से निकलता नहीं है, वो उसी को अपना रास्ता मानते हैं। और फिर गवर्नमेंट्स भी जो देते रहे हैं, दैट हैज बीन रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट इज नॉट द गवर्नमेंट्स डू नॉट रिप्रेजेंट द सोसाइटी एज ए होल। इन टोटलिटी वो हमारे को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इस बात को भी हमको समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की और 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में योगदान की दृष्टि से, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, इसलिए हमको याद नहीं रहता और हम उनकी इंपॉर्टेंस को एक डे टू डे एक्टिविटी के रूप में ले लेते हैं।